बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होता क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव का मतलब है चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो सा मेटल के ऊपर चार्ज आता है वो पॉजिटिव आता है। हम उस करैक्टर को नाम देते हैं, मेटल के उस किरदार को नाम देते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। ठीक है ना। मेटल्स टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स निकालती हैं, हम उसे कहते हैं जी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। फॉर एग्जांपल एक मेटल है, फॉर एग्जांपल ये सोडियम है। सोडियम क्या करेगी? सोडियम ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल होने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगी। जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन निकालेगी ना, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। एक ये वाला शेल गायब हो जाएगा और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट रूल के मुताबिक सोडियम स्टेबल। जाहिर सी बात है वो स्टेबल ही हो जाएगी ना। फिर इसी तरीके से अब आगे है जी मोर इजीली लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मेटल। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई मेटल मोर इजीली लॉसेस करती है, एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल देती है, तो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना। इसी तरह से अगर कोई मेटल आसानी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं निकाल रही, ठीक है ना, यानी कि उसको जाने नहीं दे रही, उसका एटॉमिक साइज छोटा है, उसका एटॉमिक रेडियस छोटा है, तो क्या करेगी? वो खींच के रखेगा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में डिक्रीज, यानी कि वो कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय एन एटम, फॉर एग्जांपल वैलेंसी की बात हो रही है। अब आगे वैलेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय एन एटम, एक एटम है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है अपने वैलेंस शेल में से, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है वो नंबर कांस्टेंट नंबर तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना। सोडियम के ऊपर बिल्कुल इधर जहाँ पर ये लिखा हुआ है 2, और उसके साथ पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि उसने एक पॉजिटिव काम किया, उसने किसी की मदद की है। ठीक है ना, उसने किसी की मदद की है, और जिसने वो इलेक्ट्रॉन लिया है उसने उधार लिया है। उसने क्या लिया है? उधार। उसने एक नेगेटिव काम किया है, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव का मतलब है मदद करना, और नेगेटिव का मतलब है उधार लेना। उधार देना एक पॉजिटिव काम है ना, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरीके से सोडियम है, सोडियम के वैलेंस शेल में जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर इसी तरीके से जिंक है, जिंक के वैलेंस शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन जिंक और सोडियम। ठीक है ना, ये इतने ही इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है और ऑक्टेट रूल के मुताबिक ये भी स्टेबल। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो वो शेल ख़त्म, और इसके जो सा सेकंड लास्ट शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जो उसे स्टेबल कर देते हैं। ठीक है, यानी कि सोडियम आयन और जिंक आयन, इसकी A1+ वैलेंसी है, इसकी 2+ वैलेंसी है। ठीक है, समझ आ गई आपको 1+ और 2+ का क्या मतलब है? ठीक है, जितने भी एक एटम, एक एलिमेंट, ये सोडियम भी एक एलिमेंट, जिंक भी एक एलिमेंट, जितना भी एक मेटल जो सी है वो अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालती है, वो वाला नंबर तो आएगा ही आएगा ऊपर। ठीक है, अब बात आई पॉजिटिव और नेगेटिव पर। मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज तब आएगा जब उसने उधार दिया है, यानी कि उधार किसी की मदद की है, उस मेटल ने किसी दूसरे मेटल की मदद की है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और किसी दूसरी मेटल ने वो इलेक्ट्रॉन लिया है, मेटल नहीं नॉन मेटल, ठीक है ना, नॉन मेटल ने वो इलेक्ट्रॉन लिया है, उसने नेगेटिव काम किया है, उधार लिया है ना उसने, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब उसके बाद आगे है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, टेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये ग्रुप है और ये पीरियड है। अब ग्रुप में क्या, क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर इंक्रीज होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ग्रुप में क्या होता है? ग्रुप में ये देखिए ग्रुप में आपको पता है कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सारे जो उनसे हैं ना, इनमें एक तो इनके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। आपको सबसे पहले पीरियड की बात बताता हूँ। पीरियड में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर जो उनसा वो कम होता है। क्यों कम होता है ये देख लेते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। लिथियम की वैलेंसी, लिथियम के ये ऊपर जो उनसे ऊपर लिखे होते हैं ना, वो सारे एटॉमिक नंबर होते हैं। एटॉमिक नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल टू द, एटॉमिक नंबर हमें बताते हैं उस एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस मेटल में, ठीक है ना, उस मेटल में या फिर उस नॉन मेटल में, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में, थर्ड शेल में, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स उनका एटॉमिक नंबर बन जाएंगे।
ठीक है, और उतने ही प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस में, ये भी बात याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि ये लिथियम है, ये लिथियम स्कूल है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने पीछे बात की हुई है स्कूल पब्लिक स्कूल की, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। लिथियम है स्कूल यानी कि इसके 1 2, ठीक है ना। अब एस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और दूसरे एस शेल में जो सा बाकी बचा है 1 इलेक्ट्रॉन वो आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पहले शेल में के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में एस पी सब शेल होते हैं उसमें एस सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब उसी तरीके से बेरिलियम है, बेरिलियम में एक और इलेक्ट्रॉन मज़ीद बढ़ जाएगा, यानी कि 1 एस में 2 एस हो जाएंगे, यानी कि 1 एस था ना पहले एस सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो बेरिलियम में 1 और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही 1 बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन तो जो उनसे न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन है उनमें भी इजाफा होगा। जैसे ही वो बढ़ेंगे प्रोटॉन में इजाफा होगा, तो वो के एल शेल में, के एल शेल क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ तक तो कांस्टेंट है, तो क्या करेगा न्यूक्लियस पहले भी खींच रहा था, अब यहाँ पर चूँकि प्रोटॉन बढ़ गया और शेल्स कांस्टेंट हैं, तो इसलिए 2 शेल्स को अपनी तरफ खींचेगा। जब वो खींचेगा तो एटॉमिक साइज़ पहले इतना था तो इतना हो जाएगा। जैसे ही बोरॉन की बात करता हूँ तो बोरॉन में 5 है, बोरॉन में क्या है, बोरॉन का क्या है एटॉमिक नंबर 5 एटॉमिक नंबर है, तो स्कूल पब्लिक 4 तो इधर आ गए। अब पी सब शेल जो उनसे एल शेल में ये पी सब शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 5 पूरे हो गए। अब ये देखें यहाँ पर कौन से शेल आ रहे हैं, के एल शेल आ रहे हैं, कॉन्स्टेंट शेल हैं, ठीक है ना। ये बात ही मेरी याद रखना कि यहाँ पर भी के एल शेल था, यहाँ पर भी के एल शेल था, यहाँ पर भी के एल शेल है। यहाँ पर मसला क्यों हुआ, क्या हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है कॉन्स्टेंट शेल्स में, कॉन्स्टेंट शेल में एल शेल में, कॉन्स्टेंट एल शेल में जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है ना, तो न्यूक्लियस में भी 1 प्रोटॉन ऐड होगा। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, उन दोनों कॉन्स्टेंट शेल्स को के और एल को अपनी तरफ और ज़्यादा खींचेगा। क्यों खींच रहा है, क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। क्यों, क्योंकि उसमें प्रोटॉन में इजाफा हुआ है। प्रोटॉन में इजाफा क्यों है, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन में इजाफा हुआ है, ठीक है ना, समझ आ गई। इसलिए वो कॉन्स्टेंट शेल्स को अपनी तरफ खींचेगा, जैसे ही खींचेगा तो ये जो सा छोटा है ये और छोटा हो जाएगा। फिर इसी तरीके से कार्बन है, कार्बन में 6, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब जैसे ही हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो एस पी सेल में पहले 1 था तो मज़ीद 1 ऐड हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, अब मैं बताता हूँ कि अब कॉन्स्टेंट शेल्स यहाँ पर भी के एल शेल है और एल शेल में मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से जो सा न्यूक्लियस है उसमें मज़ीद 1 प्रोटॉन ऐड हो गया है। 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऐड हुआ तो उसमें मज़ीद 1 प्रोटॉन ऐड हो गया। तो वो प्रोटॉन जो सा होगा वो उस के एल शेल को अपनी तरफ मज़ीद और खींचेगा। जैसे ही वो के एल कॉन्स्टेंट शेल्स को अपनी तरफ मज़ीद खींचेगा तो वो उसका साइज़ और छोटा हो जाएगा। जैसे ही उसका साइज़ और छोटा हो जाएगा तो न्यूक्लियस ने के एल शेल को सही जकड़ा हुआ है, क्योंकि एक तो एटॉमिक रेडियस उसका छोटा है और ऊपर से साइज़ भी उसका छोटा है, ठीक है। रेडियस भी छोटा है और कुतर भी उसका छोटा है। कुतर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, दायरे में शुरू से लेकर एंड तक का फासला जो सा कुतर होता है ये रेडियस होता है। न्यूक्लियस से इसका एटम की सरफेस तक का फासला, और ये क्या है, ये कुतर होता है। अब उसके बाद अब आगे बात करता हूँ नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन में स्कूल पब्लिक, ठीक है ना। इसमें मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है वैसे ही 1 प्रोटॉन बढ़ गया है। 1 प्रोटॉन बढ़ गया तो के एल शेल कॉन्स्टेंट ही थे, तो उस न्यूक्लियस में बढ़े हुए 1 प्रोटॉन की वजह से क्या होगा कि वो के एल शेल को मज़ीद अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से वो और छोटा हो जाएगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन भी 8 है और प्रोटॉन भी 8 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, स्कूल पब्लिक, पी में क्या आ रहा है, फिर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वैसे ही प्रोटॉन में भी इजाफा होगा, वैसे ही प्रोटॉन में भी 1 का इजाफा हो जाएगा। जैसे ही 1 का इजाफा होगा तो वो कॉन्स्टेंट शेल्स के और एल को अपनी तरफ मज़ीद खींचेगा। जैसे ही वो मज़ीद खींचेगा तो उसका एटॉमिक साइज़ है वो और छोटा हो जाएगा। फिर इसी तरीके से फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो सा है उसमें 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
फ्लोरीन में 9 एटॉमिक नंबर होता है। इसका मतलब क्या है, उसमें 9 इलेक्ट्रॉन है। 9 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, उसमें 9 प्रोटॉन है। 9 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन बढ़ गया है, एक प्रोटॉन दोनों कांस्टेंट शेल्स के और एल पर फोर्स लगाएगा और उन्हें मजीद अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज और छोटा हो जाएगा। नियोन में भी यही है। 10 एटॉमिक नंबर है। 10 एटॉमिक नंबर होने की वजह से 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 10 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, 10 प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है ना। अब जैसे ही एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ेगा तो एक प्रोटॉन बढ़ने की वजह से वो क्या करेगा, के एल कॉन्स्टेंट शेल को अपनी तरफ मजीद खींचेगा तो वो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये छोटे होने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अपने दोनों शेल्स के लिए बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खारिज करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है ना, बहुत मुश्किल होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इसमें पीरियड में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर और डिक्रीजेज, ठीक है ना, डिक्रीज़ हुआ है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो सा हुआ है वो डिक्रीज़ हुआ है। मैं इंक्रीज़ कह रहा था, क्यों डिक्रीज़ हुआ है, क्यों कम हुआ है, क्योंकि वो आसानी से पॉजिटिव चार्ज में तब्दील नहीं होगा। ये जो सा सबसे छोटा वाला एटम है, इसमें न्यूक्लियस ने के एल शेल को अपनी तरफ जकड़ा हुआ है, जकड़ के रखा हुआ है, तो ठीक है ना, वो आसानी से वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा नहीं, यानी कि निकल नहीं सकते वहाँ से इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में से। इसका मतलब क्या है कि वो आसानी से पॉजिटिव चार्ज गेन नहीं कर सकता एटम। जैसे ही एटम को दिक्कत होगी पॉजिटिव चार्ज को गेन करने में, तो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़, ख़त्म हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ तबाही हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अब इसी तरीके से मैंने आपको ये डिटेल से समझा दिया। अब आगे है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। इसको पहले जानने से पहले मैं थोड़ा सा आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, आयोनाइजेशन एनर्जी बाद में पढ़ेंगे, पहले आप ये पढ़ लें कि क्यों यहाँ पर बढ़ रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। ये देखें, यहाँ पर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन भी 11, प्रोटॉन भी 11, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस जोन सा है वो अपने वैलेंस शेल में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और 3 शेल्स होती हैं। 3 शेल होने की वजह से वो कस के रखेगा अपनी तरफ, ठीक है। के एल शेल होते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, के एल एम, और यहाँ पर भी के एल एम शेल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी के एल एम शेल्स हैं और यहाँ पर के एल एम एन है, चारों शेल्स आ गए हैं। और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर भी के एल एम एन, चारों शेल्स आ गए। अब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक एक करके बढ़ रही थी। यहाँ पर इनडायरेक्ट वे ऑफ मैटर में बढ़ रही है। पहले 11 हुई, फिर 19 हुई, 19 से सीधा 37 हुई, 37 से सीधा 55 हुई। शेल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। शेल्स बढ़ने की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका दरमियानी फासला बढ़ जाएगा। जैसे उनका दरमियानी फासला बढ़ जाएगा ना, तो क्या होगा, न्यूक्लियस सही तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर काबू नहीं पा सकता। जब वो काबू नहीं पा सकता तो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे वहाँ से, आसानी से निकल जाएंगे। आसानी से क्यों निकले हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से, क्योंकि तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ शेल्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स तेज़ी से बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियस, एटम का जो सा रेडियस है न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के दरमियान फासला जो सा है ये भी बढ़ रहा है। जैसे ही ये बढ़ेगा तो न्यूक्लियस जो सा होगा ये वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत कम कशिश रखेगा, बहुत कम कशिश रखेगा लेकिन बहुत कम कशिश रखेगा। अब इसको आसानी से हम पॉजिटिव चार्ज में तब्दील भी कर सकते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होगा, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल में से निकाल सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत दूर है वैलेंस शेल से, ठीक है ना। न्यूक्लियस की कशिश जोन सी है, बेशक इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर 55 है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सीजियम की बात करता हूँ, सीजियम में इलेक्ट्रॉन 55 है और एटॉमिक नंबर भी 55 है। 55 होने की वजह से न्यूक्लियस क्या हो करेगा, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच कर रखेगा, ठीक है, लेकिन दूर है ना, ठीक है ना, दूर है, बहुत दूर है, फासला बड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा दूर है। के एल एम इतने नंबर ऑफ़ शेल्स हैं, उसमें नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा होने की वजह से क्या होंगे, ये जो उनसे बीच में जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा जज़ब करेंगे अपनी तरफ। जबकि वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे होंगे वो इस अट्रैक्शन, पहले यहाँ तक जाएगी अट्रैक्शन, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पाँचवें, फिर छठवें, जब वैलेंस शेल तक जाएगी ना तो बहुत कम हो जाएगी,
क्योंकि सारी अट्रैक्शन बीच में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स ने चूस ली है और जो उनसे बाहर वाला शेल है उसको कुछ भी नहीं मिला, जिसकी वजह से हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे और वो बाहर निकल जाएगा वहाँ से। यानी कि आसानी से हम एक मेटल एटम को सीजियम के आसानी से हम इसको पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब ये मेरी बात याद रखना कि सीजियम 55 है और सोडियम और यहाँ से लिथियम 3 है। अब इन दोनों में से किसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर इसका ज़्यादा है क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकता है अपने वैलेंस शेल्फ में, क्योंकि एक तो इसका एटॉमिक साइज़ बड़ा है, एटॉमिक रेडियस बड़ा है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं। इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस की वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के लिए कशिश है वो बहुत ही कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर है ही 2 शेल, लिथियम में 2 शेल होने की वजह से क्या करेगा, न्यूक्लियस और इसके दरमियान मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम है। कम होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे होंगे वो हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेंगे, चूसेंगे नहीं इसकी अट्रैक्शन को। अट्रैक्शन पूरी जाएगी इसकी सेकंड शेल में भी, वैलेंस शेल में भी, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल सकता लिथियम में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लिथियम मेटल जो सी है इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीज़ हो गया है एज़ कम्पेयर टू सीजियम के। ठीक है, अब उसके बाद आ गया इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये क्या होती है? अब हमें पता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो सा होता है वो डिपेंड करता है जी आयोनाइजेशन एनर्जी पर। अब आयोनाइजेशन एनर्जी जो सी है वो साइज़ पर डिपेंड करती है और न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करती है। मैंने आपको ये आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है ना, मैंने आपको ऊपर समझाया है, ये बिल्कुल आसान है। इसमें क्या होगा, इसमें जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी देंगे ना वो बाहर निकल जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी कम है? सीजियम की, ठीक है ना, सीजियम की कम है क्योंकि इसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है। एटॉमिक रेडियस आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हम किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो सी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ना उसे, वो होती है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि हमने ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को हमने किसके ज़रिए बाहर निकाला? आयोनाइजेशन एनर्जी के ज़रिए। एक एनर्जी दी तो ये बाहर निकल जाएगा, आसानी से बाहर निकल जाएगा सीजियम में। ठीक है, अब ये मेरी बात याद रखना, ये देखें लिथियम का एटॉमिक साइज़ कम है। एटॉमिक साइज़ कम होने की वजह से क्या होगा, जैसे हम वैलेंस शेल पर ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए। इस इलेक्ट्रॉन को, इसके वैलेंस शेल में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो सा होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरीके से सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर लिथियम से ज़्यादा, लिथियम से तो ज़्यादा ही है क्योंकि इसमें एक तो एटॉमिक साइज़ बड़ा हुआ है। एटॉमिक साइज़ बड़े होने की वजह से क्या होगा, वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं वो उनके दरमियान जो सा फासला है वो लिथियम की निस्बत जो है वो ज़्यादा है। इसका एटॉमिक रेडियस कम है, इसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम ना यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी कम होगी एज़ कम्पेयर टू लिथियम। यहाँ पर हम ज़्यादा एनर्जी दे रहे थे क्योंकि न्यूक्लियस का एटॉमिक रेडियस कम था। एटॉमिक रेडियस का क्या है, ये न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो सा दरमियानी फासला है उसे हम कहते हैं। अब पोटेशियम की बात करते हैं। यहाँ पर 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 19 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से यहाँ पर इसका शेल्स, नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ गए। नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ने की वजह से क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ गया। एटॉमिक रेडियस बढ़ने की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फासला है वो बहुत बड़ा होगा, जिसकी वजह से हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे वो आसानी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम, ठीक है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी कम क्यों होगी, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज़ बढ़ा हुआ है। एटॉमिक साइज़ बढ़ने की वजह से क्या होगा कि इसकी जो सी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो सा है इसका बढ़ जाएगा, यानी कि आसानी से ये इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकता है। इसी तरीके से रोबीडियम है, सीजियम है, जैसे जैसे हम ग्रुप में आगे बढ़ते जाएंगे ना, ठीक है ना, ग्रुप में जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया वजह कैसे। अब यहाँ पर हमने एक इंक्लूजन डाला है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यानी कि जैसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी ना,
किसी भी एलिमेंट की जैसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है, उसको पॉजिटिव चार्ज गेन करने में मुश्किल हो रही है और जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर भी कम हो रहा है। ओके सर, मुझे समझ आ गई। फिर इसी तरीके से लिथियम है, लिथियम में भी यही है। ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके बढ़ रहे हैं, एक एक करके बढ़ रहे हैं और कांस्टेंट शेल्स होने की वजह से क्या होगा, कांस्टेंट शेल्स हैं, जबकि ठीक है ना, कांस्टेंट शेल्स हैं, कांस्टेंट शेल्स हैं, यानी कि के एल शेल कांस्टेंट आ रहा है। यहाँ पर भी के एल शेल कांस्टेंट है, नीचे भी के एल शेल कांस्टेंट है, यहाँ पर भी के एल शेल कांस्टेंट है, यहाँ पर भी के एल शेल कांस्टेंट है, यहाँ पर भी, यानी कि सारों में के एल शेल कांस्टेंट है। कांस्टेंट के एल शेल होने की वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियस में मौजूद उनसे, लेकिन यहाँ पर एक बात तो है कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेल्स जो उनसे वो कांस्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से जो उनसी न्यूक्लियस की कशिश है के एल शेल के लिए वो भी बढ़ती जा रही है। जैसे ये कशिश बढ़ती जा रही है तो क्या होगा कि ये न्यूक्लियस जो सा होगा, इसको ये के एल शेल्स को मज़ीद छोटा करता चला जाएगा, कांस्टेंट के एल शेल्स को मज़ीद छोटा करता जाएगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी बढ़ते जा रहे हैं उसी रफ्तार से जिस रफ्तार से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन नंबर ऑफ़ शेल्स नहीं इंक्रीज़ हो रहे, नंबर ऑफ़ शेल्स जो उनसे वो के एल नहीं है। यहाँ पर भी के एल ही था, यहाँ पर भी के एल ही था, यहाँ पर भी के एल ही था, दो शेल ही थे, यहाँ पर भी के एल ही था, 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 ठीक है। अब चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे हैं वो, प्रोटॉन जो उनसे हैं एक एक करके बढ़ी जा रहे हैं, एक 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 एक, लेकिन नंबर ऑफ़ शेल्स जो उनसे वो कांस्टेंट है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स में इजाफा होगा। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इन कांस्टेंट शेल्स को अपनी तरफ, के एल शेल को ये नंबर न्यूक्लियस में ने खींचा हुआ है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वैसे ही एक प्रोटॉन भी बढ़ेगा न्यूक्लियस में। जैसे ही एक प्रोटॉन बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज़ मज़ीद छोटा हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस मज़ीद छोटा हो जाएगा। इसी तरीके से न्यूक्लियस ने एटॉमिक रेडियस मज़ीद छोटा कर दिया यहाँ पर भी, क्योंकि के एल शेल ने और एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद बढ़ने की वजह से एक प्रोटॉन भी बढ़ गया, तो मज़ीद छोटा कर दिया के एल शेल्स को। के एल शेल का जो सा रेडियस है वो मज़ीद छोटा हो जाएगा। रेडियस इसे कहते हैं ना, दायरे, ये दायरा है शेल का, इसका सेंटर से फासला ये रेडियस है। फिर इसी तरीके से एंड तक पहुँचते पहुँचते जो सा ये के एल ये जो सा साइज़ है ये कम होता चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि साइज़ कम हो रहा है। साइज़ कम होने का मतलब क्या है, एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है। एटॉमिक रेडियस कम होने का मतलब क्या है, एटॉमिक रेडियस कम होने का मतलब क्या है कि के न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो उनकी कशिश है वो भी कम होती चली जा रही है, वो भी ज़्यादा होती चली जा रही है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस वैलेंस शेल को आसानी से, वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से निकाल नहीं सकता, उसे बाहर नहीं निकाल सकता आसानी से, क्योंकि उसकी अट्रैक्शन है ना न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वैलेंस शेल के लिए। इसलिए हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसलिए हमने आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर वैलेंस शेल को ज़्यादा देनी पड़ेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है कि वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो सी हम खुद से जो सी एनर्जी देते हैं ना, हम उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, वो ज़्यादा लगेगी। यानी कि इसको नियॉन को पॉजिटिव करैक्टर गेन करने के लिए ना आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा लगेगी, जिसकी वजह से नियॉन जो सा ये पॉजिटिव आयन में तब्दील हो जाएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर में तब्दील हो जाएगा। जैसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी वैसे ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो सा करैक्टर जो सा है वो भी जल्दी से बन जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा लगी वैसे ही उस जो सा एलिमेंट है, ठीक है ना, एलिमेंट जो सा है उसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जो सी पहले कम थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगने की वजह से उसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर बढ़ जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर जो सा होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई आपको? ये इक्वेशन ना करना, ये आपको कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए मैंने जो भी समझाया है ना वो कर लेना, ठीक है। समझ आ गई आपको? ठीक है सर, मुझे समझ आ गई है। अब यहाँ पर हमेशा आपने याद रखना है कि इधर जो उनसी बात करनी है, मैंने आपको हर चीज़ क्लियर कर दी है पूरी तरीके से। मैंने पीछे भी आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बहुत तफसील से बात की है, एटॉमिक रेडियाई के बारे में बताया है
ये बीच में जो उनसे 15-13 है, ये क्या लिखे हैं, एटॉमिक रेडियस हैं, एटॉमिक रेडाई हैं, ठीक है। ये लिखे क्या हैं, एटॉमिक रेडाई लिखे हैं। एटम का रेडियस, न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फासला है ना वो लिखा हुआ है 15 है, यहाँ पर 113 हो गया है, यहाँ पर 84 हो गया, 88 हो गए हैं, यहाँ पर 77 हो गया, यहाँ पर 75 हो गया। आहिस्ता आहिस्ता कम होने की वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियस को ज़्यादा पकड़ मिलेगी वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जिसकी वजह से वो खींच के रखेगा। और इसका मतलब क्या है कि उसे आसानी से पॉजिटिव करैक्टर में तब्दील नहीं कर सकते, उसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। किस में, पीरियड में, ठीक है ना। इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा लेफ़्ट टू राइट। अब इसको बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, हम आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे नियोन के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर। जैसे ही हम आयोनाइजेशन एनर्जी खुद से देंगे ना इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से रिलीज़ करवाने के लिए वैलेंस शेल में से, ठीक है ना, जैसे ही वो रिलीज़ होगा तो इसका मतलब क्या है कि हमने आयोनाइजेशन एनर्जी दी तो नियोन जो सा है उसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर भी बढ़ गया, ठीक है। समझ आ गई आपको। आयोनाइजेशन एनर्जी जो सी है जैसे ही हम ज़्यादा करेंगे तो नियोन का जो सा इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर है वो भी वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर जो सा है वो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाएगी इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर जो सा है एक एलिमेंट का, उसके चांसेस भी बढ़ते जाएंगे पॉजिटिव चार्ज में तब्दील होने के, ठीक है सर, मुझे समझ आ गई है। ये सारा आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक और बात याद रखें कि सोडियम और मैग्नीशियम है, यहाँ पर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन जैसे खारिज करेंगे ना तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी कम होगी, जबकि मैग्नीशियम में क्या होगा, मैग्नीशियम में मैंने आपको बताया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो सी होगी ना, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मुझे इसकी याद नहीं है आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। अगर इसकी 275 होगी ना, पहले 275 किलो जॉल पर मोल होगी, ठीक है ना, इस इलेक्ट्रॉन की। तो जैसे ही हम सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना यहाँ से, तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो सी होगी वो 275 से कुछ ज़्यादा होगी, यानी कि 375 होगी फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। मुझे याद नहीं है क्या थी, आपने देख लेना है, लेकिन ये आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा ही होगी। क्यों ज़्यादा होगी इसकी मैं वजह बताता हूँ। क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो सा है वो निकलेगा ना, पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा जो सा न्यूक्लियस होगा वो क्या करेगा, वो इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच रहा था। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन उसे नहीं ना मिलेगा, ये वाला, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया फॉर एग्जांपल, वो उसे यहाँ पर नज़र नहीं आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस से बाहर होना शुरू हो जाएगा कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन किधर गया है, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, वो इस इलेक्ट्रॉन का सारा के सारा गुस्सा जो उनसे है वो इस पर निकालेगा, यानी कि न्यूक्लियस जो उनसे है वो इस इलेक्ट्रॉन को दुगनी फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा। एक तो इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स जो सी पहली थी वो वाली भी, और जो अब न्यूक्लियस पहले से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था वो वाली फोर्स, ये इस दोनों फोर्सेस की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही हम यहाँ पर फोर्स लगाएंगे ना इलेक्ट्रॉन पर, कोई भी आयोनाइजेशन एनर्जी इसको देंगे तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि इसने सबसे पहले तो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन के असर को तोड़ना है, यानी कि न्यूक्लियस का जो सा पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन का असर है, ठीक है ना, वो इस पर भी है। पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन जब वो निकल गया है ना तो उसकी अट्रैक्टिव फोर्स जो सी इस इलेक्ट्रॉन पर लग रही थी, इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स भी इस पर आ जाएगी। सबसे पहले वो इस पर पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन पर जो सी लग रही थी ना अट्रैक्टिव फोर्स, पहले इसको ब्रेक करना है। जैसे ये ब्रेक होगी तो न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो सी कशिश है वो भी ब्रेक करनी है, ठीक है, समझ आ गई। यानी कि न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को दुगनी फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन का सारा गुस्सा इस पर निकालेगा, दुगनी फोर्स से खींचेगा जैसे ही, तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस शेल में से रिलीज़ करवाने के लिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। जैसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी जो सी पहली एनर्जी जो सी है वो दूसरी एनर्जी के इक्वल नहीं होती, वो बढ़ी हुई होती है, ठीक है। ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि क्यों आयोनाइजेशन एनर्जी पहली वाली दूसरी वाली से ज़्यादा होती है, क्योंकि न्यूक्लियस दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को
पर पहले वाले चार्ज की भी फोर्स लगा रहा होता है, पहले वाले इलेक्ट्रॉन की भी फोर्स लगा रहा होता है, और न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पर पहले से मौजूद था, पहले से मौजूद जो सी अट्रैक्टिव फोर्स है वो भी लगा रहा होता है। यानी कि न्यूक्लियस जो सा होता है इस दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन पर दुगनी फोर्स लगा रहा होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, वो न्यूक्लियस को भाई सोचेगा मेरा इलेक्ट्रॉन किधर गया है, तो वो क्या करेगा, वो ढूंढेगा, उसे नहीं ना मिलेगा तो वो पागल हो जाएगा। जब जैसे वो पागल होगा तो वो इस इलेक्ट्रॉन को भी पागल कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ दुगनी फोर्स से खींचेगा, यानी कि अपने माइंड को क्लियर करने के लिए कि भाई अब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना, 4,000 रुपया रह जाता है, महीने की कमाई सारी ख़त्म हो गई, 1,000 रुपया रह गया। अब 1,000 रुपया जो सा है वो आप जल्दी से खाते नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास पैसे तो हैं नहीं, ठीक है ना, इसलिए आप उसे सेव करके रख लेते हैं ताकि ज़रूरत के वक्त काम आए। आप क्या करते हैं, पहले से मौजूद जो उनसे पैसे थे वो आपने खर्च कर लिए, अब उस नोट 1,000 रुपये वाले नोट के ऊपर आपकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है बाकी पैसों की निस्बत, तो इसलिए आपने उसको सेव कर लिया ताकि मैं कुछ ना कुछ कर सकूं इस पैसों का। इसी वजह से न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी अब इस इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा, क्योंकि उसे पता है अगर मैं इसे जाने दूंगा तो मेरा एक शेल जो सा है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको, ये है सारा सीन, समझ आ गई। ओके, आज का टॉपिक क्लियर हो गया और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर के बारे में कोई भी सवाल हो तो पूछ लेना।